का यही हो गया कि जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे, जब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वह फिजिकल, हम लोग को ये देखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर गौर से हम लोग देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो m1 और m2 पे डिपेंड कर रहा है, दो बॉडी के प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, और यही फिजिकल क्वांटिटी फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंडेंट है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये किन पे डिपेंडेंट है? मास पे और रेडियस पे यानी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज का अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने से फायदा क्या होगा? हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा और हमारी कैलकुलेशन फिजिक्स में आगे जो कैलकुलेशन होगी वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो पहला डायमेंशन का यूज में यही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है? किसमें? जो हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसमें, और वो फिजिकल क्वांटिटी किन पे डिपेंडेंट है, वो फिजिकल क्वांटिटी किन पे डिपेंडेंट है, उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो लिख लेते हैं पहला यूज, टू एस्टेब्लिश ठीक। तो मोटा मोटी एक आइडिया दे रहा हूं कैसे हम लोग को ये इस तरह के यहाँ प्रॉब्लम हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग देखेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी को लिख लेंगे और वो फैक्टर को लिख लेंगे जिन पे वो डिपेंडेंट है। अब जो फैक्टर होगा वो होगा तो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे जो अभी हम f लिए थे, तो f m1 m2 अपॉन जो r स्क्वायर था, इसमें से ये f फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जिसका हमको रिलेशन निकालना है। अब ये f डिपेंड कर रहा है m m और r पे, और ये तीनों हैं तो फिजिकल क्वांटिटी, इनका कोई ना कोई यूनिट होगा, और यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा। तो यानी कि जिसके बीच हम लोगों को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है उसका डायमेंशन लिख के हम लोगों को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, बताता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, द टाइम पीरियड टी of a simple pendulum, the time period t of a simple pendulum may depend on the mass of the bob, may depend on the mass of the bob, length of the thread, may depend on the mass of the bob, length of the thread and acceleration due to gravity g, क्या बोला है क्वेश्चन? The time period t ये डिपेंड कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक टाइम पीरियड t है, ये डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब यानी m, लेंथ ऑफ द बॉब यानी l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी यानी कि जी, इन तीनों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो लिखना सीख है, कौन डिपेंड कर रहा है? टी डिपेंड कर रहा है, यानी टी डिपेंड कर रहा है, यानी टी इज प्रोपोर्शनल टू किस पे टी डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब एंड जी ऑफ द बॉब। यानी जी ऑफ द बॉब क्या है? वो जी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी, अर्थ के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो स्टेप कर लेते हैं। T इज इक्वल टू K, पहली बात तो ये। दूसरा, ध्यान से समझना, जो भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग देखे हैं कि हर डायमेंशन का एक पावर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर m आया है सिर्फ, तो m की पावर 1 होता था। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का हो जाता था मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर का क्या हो जाता है? लेंथ, l पर सेकेंड यानी t माइनस 1। तो अगर स्पीड का डायमेंशन lt माइनस 1 है, तो t के भी पावर है कुछ माइनस 1 और l के भी पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है ना। और अगर कोई यहाँ पे जैसे m लिखना चाहते हो, मान लो lt माइनस 1 की जगह m लिखना चाहते हो, तो आराम से लिख सकते हो, 0 लगा दो, क्योंकि किसी के भी पावर 0 क्या होता है? ठीक है, तो यानी कि एक चीज हमको समझ में आ गई इस बात की, डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ पावर होना ही चाहिए, होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये तो बता दिया है क्वेश्चन में कि जो टाइम पीरियड t है वो मास, लेंथ और g पे डिपेंड है। जो टाइम पीरियड t है वो किस पे डिपेंड है? मास, लेंथ और g पे। लेकिन किस तरीके से डिपेंड है ये हम लोगों को निकालना है, किस रिलेशन से, किस पावर के थ्रू डिपेंडेंट है ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका पहले डायमेंशन लिखेंगे। पता है हम लोगों को, ये नोन क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम लोगों को डायमेंशन लिखना होगा। तो ध्यान से समझना, पहले हम पावर लिख देते हैं। m के पावर हम मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी पावर, मान लो a। उसी तरह l के कोई भी पावर मान लो b। उसी तरह g का कोई भी पावर मान लो c। क्यों माने हो? क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि इनका पावर है क्या। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनका पावर है क्या, लेकिन हमको ये पता है कि यूनिट का कोई ना कोई, डायमेंशन का कोई ना कोई पावर होगा ही होगा, ये भी हम लोगों को पता है। तो हम लोग उसी के लिए, जैसे हम लोग 9th 10th में बहुत मैथ का पढ़े होंगे, लेट, तो उस वही समझ लो, वही कॉन्सेप्ट है कि किस कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग पावर का मान लेते हैं, a b और c। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में? अगले स्टेप में डायमेंशन लिख देते हैं। मास का डायमेंशन क्या होगा? मास है ना, तो मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M, शाबाश। तो m के पावर a हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l के पावर क्या हो जाएगा? b, शाबाश। और g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर क्या होगा? lt माइनस 2। तो lt माइनस 2 इसका डायमेंशन होगा और पावर क्या है? c है। अब हम लोगों को ये सिंपल रूल पता है पावर ओपन करने का, पता है ना? कैसे ओपन होगा? ये हो जाएगा m के पावर a, ये हो जाएगा l के पावर b, और ये हो जाएगा l के पावर c और t के पावर माइनस 2c। हो जाएगा, समझ आ रही बात? पक्का? अब ये देखो, l के पावर b है और ये l के पावर c है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, शाबाश। तो ये हो जाएगा k m के पावर a l के पावर b प्लस c हो जाएगा, और ये हो जाएगा t के पावर माइनस 2c। यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे बताता हूं। यहां तक नोट करो, क्योंकि रब करना पड़ेगा। हो जाएगा, हो गया। तो देखो, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है, फिर से ऊपर मिटा दिया हूं, वो लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखना कि t इज इक्वल टू आया है k m के पावर a l के पावर b प्लस c, और ये आया है t के पावर माइनस 2c। बात समझ आई? अब हम लोग देखो ध्यान से, इक्वल टू का साइन है, मतलब LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक। अब LHS में सिर्फ t है, LHS में क्या है? सिर्फ t यानी टाइम पीरियड, यानी कि सेकंड। बात समझ आ रही? और t के ऊपर पावर क्या होगा? 1 है। लेकिन RHS में क्या है? t भी है,
एल भी है और एम भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ यहाँ पे भी एम और एल होना चाहिए। अब क्या ऐसा करोगे कि यहाँ पे एम और एल भी लिख दो, लेकिन उसका कोई मतलब ना हो, क्योंकि अपने मन से तुम एम और एल नहीं लिख सकते। हाँ, एम और एल लिखना भी है, लेकिन वैल्यू में चेंज भी नहीं आनी चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, एम भी लिख देंगे लेकिन एम के पावर 0 कर देंगे, एल भी लिख देंगे लेकिन एल के पावर, अब एम के पावर 0 का भी मतलब 1 हो गया, एल के पावर 0 का भी मतलब 1 हो गया। तो m के पावर 0, l के पावर 0 और ये t एज इट इज, ठीक है। इसी समझ आई। इसको मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि एंड मेरा आएगा ही नहीं। m के पावर 0, l के पावर 0 और ये t एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे RHS का टर्म लिख दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा k m के पावर a, ठीक है, l के पावर b प्लस c और ये हो गया t के पावर -2c। क्लास 8 मैथ में बताया गया है इक्वल टू का साइन है और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाता है, पावर इक्वेट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर। तो पावर को जब इक्वेट करेंगे तो m की पावर यहाँ क्या है और यहाँ m की पावर क्या है, यानी a इज इक्वल टू 0, यहाँ l की पावर क्या है और यहाँ l की पावर क्या है, शाबाश। यहाँ t की पावर क्या है और वहां t की पावर यानी -2c इज इक्वल टू, यहां से a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, बहुत सही। तो a की वैल्यू तो आ ही गई, a की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू इज इक्वल टू 0, c की आ जाएगी, यहां से c की कितनी आ जाएगी बेटा, c इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब जब c की आ गई तो b प्लस c वाला भी रख दोगे, इसको रख कर दे रहा हूं मैं, एक मिनट। तो ध्यान से देखो, ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहां से -2c इज इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू हो गई -1/2। अब c की वैल्यू अगर हम रखेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू आया है 0, ठीक है, b प्लस c की वैल्यू रख देंगे -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। समझ आई बात, यानी a b और c की सेपरेट वैल्यू हमको मिल गई है। a की वैल्यू कितनी मिली है 0, b की वैल्यू कितनी मिली है 1/2, c की वैल्यू कितनी मिली है -1/2। बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था, इनिशियल एकदम स्टार्ट में हमारा एक्सप्रेशन क्या था, हमारा एक्सप्रेशन था t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू से काम करते हैं, t इज इक्वल टू k m के पावर a l के पावर b, इनिशियल पहला इक्वेशन, और g के पावर c, ये पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम लोग a b और c की वैल्यू रखेंगे। ये पूरा हम लोगों ने प्रोसेस ही किया ताकि हमको पावर पता चल सके। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, पावर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कितना होगा ये हम लोगों को पता, तो पावर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हमने a b c मान लिया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके पावर हमने मान लिए, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू आ गई है। हाँ अभी लिखेंगे, टेंशन एकदम ले लेना। तो t इज इक्वल टू k, a का वैल्यू क्या है m के पावर 0, l की वैल्यू क्या है हाफ और g की वैल्यू -1/2। तो m के पावर 0 का क्या मतलब होगा 1 हो गया, खत्म कहानी। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया k, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट होता है ना, तो अंडर रूट l और ये -1/2 है, यानी अंडर रूट 1/g, यही ना। या और अगर क्लैरिफाई करना चाहते हो तो 1/√g। अब तो -1/2 का यही मतलब है ना कि 1/√g। अब अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू k √l/g, और ये l क्या है लेंथ है और ये g क्या है ग्रेविटी। बात समझ आ गई, यानी बॉब का जो टाइम पीरियड है वो k √l/, यही 9th में पढ़े होगे, याद नहीं होगा अलग बात है। तो कैसे आया ये फॉर्मूला, समझना है, साइंटिस्ट हो गए तुम। अब इसी तरह हर एक फॉर्मूला तुम आराम से निकाल सकते हो। तो पहले यूनिट डायमेंशन में समझ में आया अच्छे से,
बस ये निकालना था। यहाँ आप लास्ट में डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं है, वो डायमेंशन हम लोग रखे ही थे ताकि हम लोग पावर की वैल्यू निकाल सके। जब पावर निकल चुका तो अब हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि टाइम पीरियड एम एल और जी पे, टाइम पीरियड एम एल और जी पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो पता चला कि टाइम पीरियड एम पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, बॉब का एल और जी पे, और किस तरह से डिपेंडेंट है, इस तरीके से डिपेंडेंट। क्लियर हुआ ये चीज, पक्का नोट कर लो। द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, यानी यहाँ पे F की डिपेंडेंसी बताना है। F जो है वो डिपेंडेंट है इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंडेंट ऑन मास m, मास m, ठीक है, रेडियस, रेडियस, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल v, रेडियस r और मास। यानी क्वेश्चन है ये, यानी क्वेश्चन तुम्हारा ये बोला है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी F है, वो डिपेंड कर रहा है मास m पे, रेडियस r पे और स्पीड v पे। ये चीज क्लियर हुई? तो शुरू करते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m r v, क्लियर हुआ ये चीज? फिर F प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक k लग जाएगा। m हम लोगों को पता नहीं है तो एक हम मान लेते हैं a, m के ऊपर मान लेते हैं पावर a, r के ऊपर पावर मान लेते हैं b, v के पावर मान लेते हैं, यहां तक सही है? ठीक, तो फिर आगे शुरू करते हैं इधर से। अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। m यानी मास, मास का डायमेंशन कैपिटल M के पावर a, रेडियस है, रेडियस L के पावर b है ना, और ये वेलोसिटी है यानी lt माइनस 1, तो lt माइनस 1 के पावर क्या है, c है, सही बोल रहा हूं? तो ये F इज इक्वल टू क्या हो गया, K M A, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, L B, और ये हो जाएगा L C T माइनस C। ठीक, अब यहां से एक स्टेप अगर हम और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, K M के ऊपर A है, L के ऊपर B है, L के ऊपर C है, तो ये हो जाएगा M A L B प्लस C T माइनस C। क्लियर हुआ चीज? अब कंपैरिजन की बारी है, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स है बेटा, डायमेंशन तो है नहीं, ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन लिखना होगा पहले। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हाँ, मास का डायमेंशन हो जाएगा m और एक्सेलरेशन का हो जाएगा lt माइनस, इज इक्वल टू k m के पावर a L के पावर b प्लस c, और ये हो जाएगा t के पावर माइनस c। समझ आई बात? अब ध्यान से देखना, अब कंपैरिजन शुरू करेंगे। यहाँ पे m के पावर क्या है और यहाँ पे m के पावर, तो a इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पे L के पावर, यहाँ पे L के पावर, तो यानी b प्लस c इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पे t के पावर, यहाँ t के पावर, तो माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस कट जाएगा तो c की वैल्यू यहीं से हम लोग को मिल गई, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब c की वैल्यू 2 हो गई तो c की वैल्यू रख देंगे, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू 1 माइनस का 2, यानी b इज इक्वल टू माइनस का 1, और a की वैल्यू तो पहले आई थी, a इज इक्वल टू 1, तो किसी की क्वांटिटी जीरो हुई नहीं, यहाँ पे गलती हो गई तुमसे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आगे देख लेते हैं। अब a b और c की वैल्यू आ गई, हम लोग को कहां चला जाना है, अब इनिशियल f प्रोपोर्शनल टू m r v पे, या दूसरे वाले पे f इक्वल टू k, m के ऊपर a, r के ऊपर b और v के ऊपर c वाले पे इक्वेशन पे चला जाना है। तो f प्रोपोर्शनल टू k, ध्यान से देखना बेटा, m के पावर a
r के पावर b और v के पावर c, ये चीज हो गई। तो f प्रोपोर्शनल टू k, m के पावर a यानी के 1, r के पावर b यानी कि -1, ठीक, और c के पावर 2। क्लियर हुआ ये चीज? अब f प्रोपोर्शनल टू k, m के पावर 1 यानी सिर्फ m लिखते हैं, v स्क्वायर लिखते हैं और r पावर -1 नीचे आ जाएगा, यानी f प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, सॉरी ये इक्वल टू चलेगा, जब कांस्टेंट लगा दिए तो इक्वल टू नहीं चलेगा, ठीक। तो k mv स्क्वायर अपॉन r, k को अगर 1 मान लेते हो तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, यही तो पढ़े हुए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक। समझ आ गई बात? तो नोट कर लो इसको, जहां पे गलती वहां पे नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करो। हो गया? जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको क्वेश्चन करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, वो भी क्वेश्चन कर लें। बेचारे लिखो, अ बॉडी ऑफ अ मास m, a body of a mass m suspended from spring, a body of a mass m suspended from spring is executing SHM, simple harmonic motion या ऑस्किलेशन, सिंपल SHM SHO लिख दो, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन वो होता है जो अपने मतलब पोजीशन को बार बार रिपीट करे, अपने प्रोसेस को, ठीक है। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग K, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग K, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज K, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज K, and the time period of the body is t, and the time period of the body is t, and the time period of the body is t. Okay, so by the dimensional method, so by the dimensional method, so by the dimensional method, so by the dimensional method that t is equal to 2 pi m by k, t is equal to लिख दिया यहाँ पे 2 pi m by k is incorrect, ठीक, is incorrect।